Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor and this is Laksh 2022 series for the prelims. This is the 8th lecture of the polity series, but in Laksh we are not only doing polity, rather we are also covering international relations, economics, science and tech, environment, art and culture, and obviously certain part of geography through the use of mapping, which is what they actually ask in the exam. लक्ष्य की दो क्लासेस होती हैं, एक शाम को 6 बजे आती है हर रोज 22 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, और एक सुबह 11 बजे आती है हर रोज जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हुई है. एंड द लक्ष्य सीरीज विल कंटिन्यू टिल 21 ऑफ मई, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको 55 से 60 के करीब लेक्चर मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपके पिछले एक साल के सारे करंट अफेयर्स एंड उनसे एसोसिएटेड जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, मोर इट्स अ क्रैश कोर्स बेसिकली, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया जाएगा. The PDFs will be made available to you. You can study the lectures, you can understand. आप उसको रिवाइज कर सकते हो PDF से. It will definitely going to help you in your prelims exam. So let's begin without any delay. न्यूज है, देखिए हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए एग्जामिनेशन में, कि फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द न्यूज. न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा कि जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 है, उन्होंने एक एक्ट लाया. गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ न्यू एक्ट जिसका नाम है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट मे अमाउंट टू डिसऑनरिंग इट्स जजमेंट. तो देयर इज अ एक्ट which has been brought by government, उसका नाम है ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोबेबली क्वेश्चन, नॉट प्रोबेबली एक्चुअली क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट का जो ये एक्ट है प्रोबेबली उसकी किसी पुरानी जजमेंट को डिसऑनर कर सकता है, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही किसी आइडेंटिकल लॉ को स्ट्रिक डाउन किया था. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यूपीएससी डजंट गो इनटू द न्यूज. उनको न्यूज से स्पेसिफिकली उनको न्यूज से कोई इंफॉर्मेशन नहीं पूछनी होती है. न्यूज में एसोसिएटेड जो हमारे सिलेबस के टॉपिक है, दैट एक्चुअली बिकम्स इंटरेस्टिंग. व्हाट इज ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी है. सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस अभी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है, वाज ब्रॉट इन अप्रैल 2021, जिसका उद्देश्य ये था कि जो टोटल हमारे 8 ट्राइब्यूनल्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाए या डिसॉल्व कर दिया जाए. बेसिकली इट शैल बी डिसॉल्व्ड. सो कंट्री हैज 8 ट्राइब्यूनल्स एंड एन एक्ट वाज ब्रॉट, एन ऑर्डिनेंस. मतलब कि ऑर्डिनेंस जब होता है ना कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, विच हैज एन इफेक्ट ऑफ लॉ फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. ऑर्डिनेंस इशू किया गया कि 8 ट्राइब्यूनल्स को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और इन्हीं ट्राइब्यूनल्स को पहले 2017 में एक साथ अलग अलग पर्टिकुलर डोमेन करके मर्ज किया गया था. एक्ट जो था, जो नया एक्ट आया गवर्नमेंट ने जो दिया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स मिली हैं. क्या? कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज, की ट्राइब्यूनल्स की जो डायरेक्टर्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स के जो मेंबर्स होते हैं, उनको सर्च और सेलेक्ट कौन सी कमेटी करेगी, इसकी इंफॉर्मेशन अब गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है. क्वालिफिकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर्स, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी, एंड उन सबके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज क्या क्या होंगे. अब ये जो इंफॉर्मेशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स, इसके ऊपर कुछ प्रीलिम्स से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. लेट्स सी कौन कौन से हैं. ट्राइब्यूनल्स के जो अपॉइंटमेंट है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी. और जो 2021 का जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो ऑर्डिनेंस आया है अप्रैल 2021 में, उसमें यह बताया है कि गवर्नमेंट कैन नोटिफाई दिस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी. कंपोजिशन कौन कौन सी होती है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की? उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर सकते हैं. 2 सेक्रेटरी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, किसी भी मिनिस्ट्री के जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं. चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए. सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच ट्राइब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, और अ सेपरेट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इट ट्राइब्यूनल. और उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी, ट्राइब्यूनल्स में जो मेंबर्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स याद रखिएगा इज अ पार्ट ऑफ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट. तो कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जिनको कोर्ट में जाके सॉल्व ना करके रादर ट्राइब्यूनल्स के, विच हैज मच मोर इनफॉर्मल सिस्टम देन दी कोर्ट्स, उसके लिए ये बनाए जाते हैं. मैक्सिमम एज होती है, चेयरपर्सन 70 साल का हो सकता है, जो दूसरे मेंबर होते हैं वो 67 साल के हो सकते हैं. मिनिमम एज भी है, ऐसा नहीं है कि 50 साल से नीचे के कोई हो सकते हैं. दोनों के दोनों, चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, 50 साल के बाद ही बेसिकली ट्राइब्यूनल के मेंबर बन सकेंगे. लेकिन जो मैक्सिमम एज है 70 साल से ऊपर कोई भी मेंबर नहीं होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ने उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको अपॉइंट करे, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ट्राइब्यूनल्स के मेंबर को हटाया भी जा सकता है. दूसरे प्रोविजंस ऑब्वियसली यूनिफॉर्म पे एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें हैं. तो ये नए प्रोविजंस आए थे 2021 का जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट है गवर्नमेंट ने, जो कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया है.
अब पहले ट्राइब्यूनल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जानिए। ट्राइब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 323A और 323B के अंदर ट्राइब्यूनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। दो आर्टिकल है, एक जो पहला आर्टिकल है 323 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस है, एंड जो बाकी है ट्राइब्यूनल्स फॉर ऑल अदर मैटर। दिस इज द ओनली स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्टिकल्स। ट्राइब्यूनल होता क्या है सर? एक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली इसका जो काम है, इसका जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एनीबडी हु इज इन्वॉल्विंग इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैज ए जॉब, जो कि जुडिशरी की जॉब होती है। क्वासी क्योंकि ये फुल फ्लेजेड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, फुल फ्लेजेड जुडिशरी का पार्ट नहीं होते हैं। डील अप प्रॉब्लम सच एज रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब किसी आईएएस की अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इश्यूज हो गए, कोई डिस्प्यूट्स हो गए, सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द कोर्ट, इट वुड बी मच मोर एडवाइजेबल एंड क्विक टू सॉल्व इट थ्रू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एडजुडिकेट करते हैं, राइट्स कई बार डिसाइड करते हैं कंटेस्टिंग पार्टीज के, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। दैट्स व्हाई इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्यों? क्योंकि समटाइम्स दे हैव टू डिसाइड द राइट्स। हमारी जो जुडिशरी होती है वो किसी के राइट्स डिसाइड नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। बट इन ए ट्राइब्यूनल ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या इस डिस्प्यूट में किसका कितना अधिकार है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का रिव्यू भी किया जा सकता है। बेसिकली द आइडिया इज दैट कि सिर्फ जुडिशियल फंक्शंस के साथ साथ, एडजुडिकेशन फंक्शंस के साथ साथ ट्राइब्यूनल्स को कई बार कुछ और सपोर्टिंग एंसिलरी फंक्शंस भी करने पड़ जाते हैं। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ट्राइब्यूनल किसी भी पर्सन, एनी वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन जिसके पास अथॉरिटी होती है टू जज, एडजुडिकेट और डिटरमिन क्लेम्स और डिस्प्यूट्स, चाहे वो ट्राइब्यूनल उसको बोलो या ना बोलो। मतलब ट्राइब्यूनल का ऐसा नहीं कि टाइटल में ही ट्राइब्यूनल होना चाहिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल आर सॉल्विंग और एडजुडिकेटिंग a particular dispute, so that would be considered a tribunal. It's a dictionary meaning of the tribunal. Tribunal obviously constitution के originally constitution का part नहीं थे भाई। आर्टिकल नंबर 323A और 323B, जिसमें भी कैपिटल लेटर लिखा होता है, वो अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है। It was added in the 42nd amendment. दो ही आर्टिकल ऐड हुए हैं, 323A, 323B, और इन दोनों के बीच में सिर्फ ये फर्क है कि 323A सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस देता है, और 323B बाकी सब से। जैसे कि भाई टैक्सेशन के ऊपर कोई ट्राइब्यूनल बनाना हो, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लैंड रिफॉर्म्स, फूड स्टफ, ये सारे के सारे जो है, अगर इनसे संबंधित, अब टैक्सेशन के बहुत मामले आते हैं, बहुत सारे से इश्यूज आते हैं, बहुत सारे से केसेस होते हैं, तो कोर्ट्स जो होती हैं उससे क्लॉग हो जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ क्लॉगिंग द कोर्ट विद ऑल द टैक्सेशन इश्यूज, वी क्रिएट ए टैक्सेशन ट्राइब्यूनल। तो वो ट्राइब्यूनल वो उन चीजों को हैंडल करता है, और वो थोड़ा ज्यादा क्विकली और स्पीडी कर सकता है, एंड इट इज यूजुअली लेस एक्सपेंसिव देन द कोर्ट एडजुडिकेशन। ये प्रोसेस हो गया हमारे ट्राइब्यूनल का, दैट इज इट। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या क्या है। आर्टिकल 323 सिर्फ और सिर्फ ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए, और आर्टिकल 323B बाकी सारे के सारे ये जो हमने पढ़े हैं, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल दैट। अच्छा, ये क्वेश्चन बनता है, ओके, let's spend some time here. This is a question जो कि वैलिड क्वेश्चन बनता है। ट्राइब्यूनल्स पे अगर यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो ही माइट गेट वेरी टेम्प्टेड इनटू आस्किंग दिस। 323 है तो सबको पता है, पब्लिक सर्विसेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, बट 323B के और कौन कौन से ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं? टैक्सेशन पे बन सकता है, लैंड रिफॉर्म्स पे बन सकता है, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी। सो यू जस्ट शैल रिमेंबर ऑल दीज कि इन सब के ऊपर 323B के अंदर ट्राइब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 323A का जो ट्राइब्यूनल, अच्छा ये सबसे, आई थिंक दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। आर्टिकल 323A के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं दैट कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। रेस्ट बाकी सब जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के दोनों बना सकते हैं। आर्टिकल 323B कैन बी एस्टेब्लिश्ड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू जो भी उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर मैटर इशू पड़ता है, जो भी शेड्यूल 7 के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी टॉपिक दिया हो तो उसके ऊपर ट्राइब्यूनल बेसिकली स्टेट भी बना सकते हैं। दिस इज द ओनली स्पेसिफिक डिफरेंस। ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण डिफरेंस है, ये दोनों महत्वपूर्ण स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सी बात ध्यान रखेंगे? 323 और 323B के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? 323A सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाता है, और 323B देन देयर आर अदर टैक्सेशन, लैंड सीलिंग, फूड के ऊपर, टेनेंसी राइट्स के ऊपर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली 323A के अंडर जो ट्राइब्यूनल आता है दैट कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट।
एंड वेयर 323B के अंदर जो भी ट्राइब्यूनल आता है उसको कौन कौन क्रिएट कर सकता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। परफेक्ट। नेक्स्ट न्यूज आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से एसोसिएटेड न्यूज, एंड दिस इज ट्रीमेंडसली इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना है इसके बाद, क्योंकि ये चीजें हम ना सुनने में बोरिंग लगती है तो हम इसको छोड़ देते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सपीडिटियस इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक नोटिस भेजा सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को कि जो लॉ का नाम सुनेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स ऑफ 2006। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता नोटिस क्या है, वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस लॉ। ये लॉ के बारे में पढ़ना है हमको। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स ऑफ 2006। एक बार फिर से जरा ध्यान से नाम सुनते हैं, इसके नाम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। तो किसी के बारे में बात कर रहा है ये लॉ? जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फिर और जो बाकी जो फॉरेस्ट में रहते थे लोग, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहे हैं ट्रेडिशनली, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, उनके फॉरेस्ट राइट्स के रिकॉग्निशन का एक एक्ट है 2006 का, जिसको जनरली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। एक्ट क्या है, इस एक्ट के बारे में बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको पढ़ के जाना है। ये पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स पे भी इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्ट नाम में जो लिखा है एक्चुअली में वही करता है, एंड बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता है। द एक्ट रिकॉग्नाइजेस एंड वेस्ट्स द फॉरेस्ट राइट एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड उन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। भूल मत जाना, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स। सो देयर आर सेक्शंस ऑफ पीपल जो कि जंगलों में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जन्मों से जनरेशन से बेसिकली वो रहे हैं, उन्हीं जंगलों में रहे हैं। अब फॉरेस्ट जो लैंड होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट की लैंड है, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। फॉरेस्ट इज अ कॉमन रिसोर्स, वो सबका है। तो एक लॉ बनाया गया जो कि इन लोगों के लिए था कि भाई ये तो जनरेशंस टू जनरेशंस यहाँ पे रहे हैं ना, सो दे वुड हैव सम बेसिक राइट्स टुवर्ड्स ऑफ दोज फॉरेस्ट। तो उन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो कि उन फॉरेस्ट में जनरेशंस से जनरेशंस रहते थे परंतु उनके राइट्स रिकॉर्ड नहीं होते थे, दे हैड नथिंग टू डू। ऐसा कुछ जो फॉर्मल लीगल सिस्टम है प्रॉपर्टी का, या उसको इनसे कोई लेना देना नहीं था, तो उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, 2 प्रकार के राइट्स मिलते हैं इसमें, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो इंडिविजुअल, सो अंडर दिस लॉ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइट्स दैट आर आइडेंटिफाइड। एक तो इंडिविजुअल राइट्स, कि एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट डीलर्स के राइट क्या है, एंड द कम्युनिटी राइट्स, ठीक है। अब ये ना राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या होता है। टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, दिस इज इन द लॉ। ये लॉ के अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स और नॉलेज राइट्स। एक सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, विच 5 टाइप्स ऑफ राइट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर एफआरए। तो जैसे सिंपल बात है, टाइटल, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, उनको ओनरशिप मिलती है लैंड की बाय द ट्राइबल्स एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ द 4 हेक्टेयर्स। सो जब ये बात प्रूव हो जाती है कि हाँ ये जनरेशंस टू जनरेशंस फॉरेस्ट के अंदर ही रह रहे हैं, दे आर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नॉट डेवलपर्स, ड्वेलर्स, तो उस समय वो जो ड्वेलर्स होते हैं उनको 4 हेक्टेयर तक की जमीन को उनको कल्टीवेशन के लिए वो मिलती है। यूज राइट्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास राइट होते हैं कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, फिशिंग, एक्सेस टू वाटर बॉडीज इन फॉरेस्ट एक्सेट्रा कर सके। आप नहीं कर पाएंगे। अगर कल जाके आप जंगलों के अंदर मछली पकड़ने जाएं या आप भैंस बकरी चराने लग जाएंगे तो वो अलाउड नहीं होता है लीगली, क्योंकि इट्स अ फॉरेस्ट लैंड। बट ये जो राइट्स हैं ये बेसिकली ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को दिए जाते हैं। रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, टू रिहेबिलिटेट इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन, किसी को पिछले कुछ सालों में इलीगली हटा दिया गया हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुई हो, और अगर फॉरेस्ट लैंड को बेसिकली डेवलपमेंट पर्पज के लिए आइडेंटिफाई करना ही है तो उनको फिर रिहेबिलिटेट भी करना होगा। फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की राइट्स, दीज पीपल, दीज traditional scheduled tribes people have a right, they have, उनका अधिकार होता है to manage the forest, to protect, to regenerate, to conserve the community forest resources और knowledge rights। फॉरेस्ट से निकलने वाली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर भी उनके ही राइट्स होते हैं। और यूजुअली ऐसे में ग्राम सभा है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हर जगह पर, हर गांव के अंदर एक ग्राम सभा होनी चाहिए बाहर पूरे के पूरे। और ग्राम सभा कौन होती है? 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति वोट करने के लिए लेजिटिमेटली जो वोट करने के लिए अलाउड हैं, वो सारे के सारे मिलके बनाते हैं ग्राम सभा।
यानी कि ग्रास रूटेड डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल है। तो जो ग्राम सभा होती है वो डिसाइड करती है टू डिटरमिन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट एंड ऑब्वियसली कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, या जरूरत पड़ने पर बोथ भी हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, इट्स ए इंपॉर्टेंट लॉ, इस लॉ को पूरा का पूरा याद रख लेना। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने अभी रिसेंटली एक केस आया है, रिसेंटली देखो अच्छा इंटरेस्टिंग केस है। क्या हुआ, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ वहां पर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में। प्रताप सिंह राणे एक गोवा के एक एमएलए हैं, उनको 6 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो एक लेजिस्लेटर हैं, 50 साल तक वो लेजिस्लेटर थे, गोवा के 6 टाइम चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। तो उनको प्रेजेंट गोवा गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया। ठीक है, अच्छा सर सवाल ये है कि सर ये गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, केस हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में क्यों चला गया? कैन एनीबडी टेल मी, जरा जवाब दीजिए इस बात का कि सर ये केस हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के अंदर क्यों है? चलिए, तो सवाल सिंपल बात है कि पुराने एक चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 50 साल से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनको ऑनररली ऑनर करने के लिए उनको लाइफ टाइम स्टेटस ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया गया। एंड इस मुद्दे पे एक पीआईएल फाइल हुई हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के अंदर। ये आप मुझे बताएंगे कि गोवा के केस बॉम्बे में क्यों लड़े जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, अब क्यों हुई है ये इसलिए हुई है कि गोवा के पास 12 मेंबर का कैबिनेट है। ठीक है, मतलब गोवा की जो लिमिट है ना, कैबिनेट की जो लिमिट है कि कितने मेंबर हो सकते हैं कैबिनेट में, दैट इज 12। और क्योंकि अब प्रताप सिंह राणे को एक कैबिनेट मेंबर का स्टेटस मिल गया है, तो टोटल हो गए 13, which exceeds the ceiling mandated by the constitution. The question is that कि constitution mandate करता है कि जो कैबिनेट की जो है, कैबिनेट की स्ट्रेंथ जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट पे ही होनी चाहिए। गोवा की वो लिमिट है 12 गोवा की लिमिट है। क्यों, अभी देखते हैं। प्रताप सिंह राणे को ऑनररी रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर देने की वजह से अब वो हो गई है 13, विच टेक्निकली एज पर द पीआईएल गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मुद्दा है देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में तो नहीं था, लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया 2003 के अंदर, उन्होंने एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 164 में। ठीक है, आर्टिकल 164 में और एक 75 में भी, दो में अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of total number of the members of the legislative assembly of that state। सरलता से कहें तो ये सिंपल बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, उसका सिर्फ 15% का ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर किसी स्टेट में 100 लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, 100 लोग उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकते हैं, यानी ओनली 15 मिनिस्टर्स कैन बी सिलेक्टेड, नॉट मोर देन 16 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है 15%। इट प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12। अब एक और 2 चीजें इसके अंदर, देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो बहुत छोटी हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, जहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काफी छोटी होती है, 60-40, दिल्ली में जैसे 70 है। तो अब उनका 15% तो 10 से भी नीचे चला जाता है, उनका 15% आता है 6-7। तो एक और लिमिट लगाई गई कि या तो 15% होना चाहिए मैक्सिमम, या मिनिमम 12 होना चाहिए। ठीक है, तो जो बहुत छोटी छोटी स्टेट्स हैं, गोवा, सिक्किम, दिल्ली, इनमें मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 12। समझ गए? सेम चीज आर्टिकल नंबर 75 के अंदर भी अमेंडमेंट हुई, जिसमें का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। सो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या है? 543। इसका सिर्फ 15% जितना होगा, 81-82 के करीब, वही सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। ऑब्वियसली इससे पहले जब 91st अमेंडमेंट नहीं था तो कैबिनेट्स काफी बड़े हो जाते थे। जब कोएलिशन पार्टनर्स थे तो उनको लालच देने के लिए कैबिनेट की सीट पकड़ा दी जाती थी। इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। तो दोनों जगह, स्टेट में भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होगी उसका 15% से नहीं होना चाहिए। और क्योंकि कुछ स्टेट्स जैसे अपने गोवा, सिक्किम हो गया, जहाँ पे 40, गोवा की बेसिकली 40 है स्ट्रेंथ, ठीक है, तो जो गोवा की जो 40 है उसको बिल्कुल कम, उसका 15% में 2 या 3 होगा, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल, तो उसको कर दिया गया था 12th।
ठीक है, उसको कर दिया गया था 12 की मिनिमम 12 होनी चाहिए। सो दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन कि प्रताप सिंह राणे को ऑनररी लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर तो बना दिया गया, तो लेकिन जो गोवा में 12 कैबिनेट मिनिस्टर है प्लस लाइफ टाइम कैबिनेट मिनिस्टर करके हो गए टोटल 13। सो दैट एक्चुअली ब्रीचेज दी 15% स्ट्रेंथ ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो 15% स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन की। और वो दूसरा आर्टिकल नंबर 164 जो है वो ब्रीच हो गया, क्योंकि उसमें एकदम एक और दूसरी लिमिट है कि 12 से बेसिकली ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो ये बेसिकली प्रॉब्लम हो गई है। इसमें अभी जजमेंट नहीं आई है, बट वी शुड ऑलवेज बी अवेयर कि हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसकी जो स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं इन चीजों से रिलेटेड। विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि हम कैबिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 91st अमेंडमेंट एक्ट क्या है, ठीक है, 15% की लिमिट क्या है, सीलिंग लिमिट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, 91st अमेंडमेंट ने दी थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के साथ साथ स्टेट में देखो आर्टिकल 75 में कोई ऐसी लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है कि 12 तक होना चाहिए, नॉट लेस देन 12, क्योंकि एक ही पार्लियामेंट है, उसकी स्ट्रेंथ कभी 40 के करीब तो नहीं पहुंचने वाली है। दैट विल ऑलवेज बी अबव 500, वो उसमें बढ़ सकती है, कम तो नहीं हो सकती है। तो वहां पे सिर्फ यही लिखा गया कि 15% होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन स्टेट्स हैं, कई छोटी स्टेट्स हैं, कहीं पे सिक्किम में 32 लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं, गोवा में 40 हैं, दिल्ली में 70 हैं। तो यहां पर एक कंडीशन भी देनी थी कि भाई कम से कम 12 मिनिमम रख ही सकते हो आप। अब लेकिन कैबिनेट वाले पढ़ते वक्त क्वेश्चन देखो क्या, यूपीएससी ने एक बार 2017 में क्वेश्चन पूछा कि पुरानी नीचे स्टेटमेंट दी गई है, चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ दिस थिंग। ये जो बात है, ये सवाल पूछा गया है और हमें ये 4 स्टेटमेंट में से हमें बेसिकली डेफिनेशन निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वो होती है जो कि एक अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड। सो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दो कि गवर्नमेंट के पास क्रिटिसिज्म कम हो, क्योंकि भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई गवर्नमेंट की, तो वो क्रिटिसिज्म से बची रहे। एक ये। दूसरा, अच्छा, ये स्टेटमेंट देखते ही यू कैन फील द नेगेटिविटी ऑफ द स्टेटमेंट। ये वैसे ही मतलब बाय हार्ट यू कैन से कि यार सर ऐसी तो कोई वाहियात चीज नहीं हो सकती हमारे देश में। दूसरा, अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब नहीं आता तो इस पे भी कंफ्यूजन हो ही जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। ऐसा मैकेनिज्म है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिससे गवर्नमेंट की बेसिकली एक्टिविटीज बढ़े। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं। अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ओए होए, मतलब एक बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ियो, एक बार भी रिवाइज किया तो मतलब दिल से ही लिखेगा कि दिल ही बोल देगा कि आंसर यही है। मैं चाहता था आपको ये क्वेश्चन पढ़ा के आपसे कमेंट्स में इसका आंसर लिखवाऊं, बट इट इज सो इजी। मतलब आई बिलीव इट इज इजी बिकॉज क्या ही था इसमें, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट। चौथे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, बट याद रखना एग्जामिनेशन हॉल में चौथे तक भी जाना होता है हमेशा। यू कैन नेवर स्किप इट, चौथे तक भी जरूर जाइएगा। A device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. Now, C is the answer obviously. So the point here is that कि हमें करंट अफेयर्स की जब भी कोई न्यूज पढ़े तो हमें पिक करना पड़ता है उसमें से न्यूज को, और मोर इंपॉर्टेंटली उससे कनेक्ट करना पड़ता है उन टॉपिक्स को जो कि हमें बाहर क्वेश्चंस पे पूछे जा सकते हैं। If you need the PDF, you'll get the information on this Telegram channel. You should join this Telegram channel even for the notifications for the upcoming classes. If you have some questions related to the Lakshya series, I am available on this Telegram handle. Till the tomorrow we meet, you have a very nice day.